स्टूडेंट, हमारा लेसन नंबर 5 धारा विद्युत की यूनिट में पाठ विद्युत धारा चल रहा है, जिसमें हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है धारा घनत्व, जो कि विद्युत धारा से संबंधित एक भौतिक राशि होती है। स्टूडेंट्स, धारा घनत्व को समझने के लिए हमने ये कहा उदाहरण के तौर पर कि यह हमारे पास विद्युत धारा प्रवाह की दिशा है, अर्थात विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। हमारे पास कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो इस धारा के लंबवत न होकर किसी कोण थीटा पर स्थित है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि धारा I के साथ यह क्षेत्रफल की दिशा हो गई आपके पास ds, यह किसी कोण थीटा पर स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में धारा घनत्व को हम परिभाषित करेंगे इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा बनेगी उसी को हम धारा घनत्व पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम इस बात को जानना चाहते हैं कि यहाँ क्षेत्रफल का आपके पास कौन सा घटक धारा में शामिल होता है। तो हम सदिश त्रिभुज नियम को हम शामिल करते हैं। तो त्रिभुज नियम के आधार पर हम देखते हैं ये तो हमारे पास बनेगा लंब घटक के रूप में और ये हमारे पास बनता है क्षैतिज घटक के रूप में। अर्थात हम इस घटक को ये कह दें कि ds हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा, लंब घटक जिसका हमारे पास यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि लंबवत घटक के रूप में धारा का चालन नहीं होगा। क्षैतिज घटक में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से ही धारा का चालन बनता है। तो इस आधार पर हम धारा घनत्व को कहते हैं, धारा घनत्व को परिभाषित करते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा घनत्व को स्टूडेंट हम J के द्वारा दर्शाते हैं। J धारा घनत्व कहते हैं। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि आपके पास एक अल्पांश सदिश क्षेत्रफल डेल्टा S, जो कि हमने या ds के रूप में हमने लिखा है, में कोई धारा डेल्टा I या di प्रवाहित होती है, तो हम परिभाषा के रूप में धारा घनत्व को लिख सकते हैं इस तरह से। हमने कहा यदि ds क्षेत्रफल धारा के लंबवत न होकर धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो धारा घनत्व को हम लिख सकते हैं J बराबर डेल्टा I या di भी लिख सकते हैं आप, और अपॉन डेल्टा S कोस थीटा। हमारे पास यदि हम इसको क्रॉस गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा I बराबर J डेल्टा S कोस थीटा। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते थे, हमने इसके लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी था कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। यहाँ पर भी हमारे पास इस फॉर्मूले के द्वारा हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि के रूप में प्राप्त होती है। हम इसको समाकलन करते हैं तो हमारे पास बनता है di इक्वल टू J ds कोस थीटा
समाकलन से आपके पास बनेगा समाकलन डी आई इक्वल टू समाकलन जे डी एस कॉस थीटा, या आपके पास लिखा जा सकता है आई बराबर समाकलन जे सदिश डॉट डी एस सदिश। यह हमारे पास विद्युत धारा का रूप है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि अदिश गुणा होने की वजह से धारा घनत्व और सदिश क्षेत्रफल दोनों का जो अदिश गुणा बनता है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। हम धारा घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण राशियों के रूप में कहते हैं। गुण या विशेषता इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह एक सदिश राशि है। नंबर 2 के रूप में हम कहते हैं इसका मात्रक आपके पास बनता है धारा घनत्व के रूप में जे एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के रूप में एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, यह इसका मात्रक रहता है। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास इसकी एक विशेषता और होती है कि हम धारा घनत्व के रूप में इस बात को जानते हैं कि विद्युत धारा तो एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि बनती है। यदि हमारे पास नंबर 3 पॉइंट के रूप में मैंने कहा कोई असमान यह आपको मैंने इस चित्र में एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बनाया है। ये तो है एक भाग, ये बनता है भाग 2 और ये बनता है आपके पास भाग 3। हम इस चित्र में देखते हैं कि तीनों भागों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारे पास अलग अलग है। तो हमने विद्युत धारा के लिए पढ़ा था कि विद्युत धारा में जब हमारे पास इस तरह के भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक भाग पर धारा का मान एक समान होता है। लेकिन हम यदि धारा घनत्व की बात करते हैं तो धारा घनत्व का मान इन तीनों क्षेत्रफलों पर अलग अलग मान बनेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि भाग 1, 2 व 3 पर विद्युत धारा प्रवाह तो समान होगा, लेकिन धारा घनत्व भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्षेत्रफल का उपयोग किया गया है। धारा घनत्व में हम कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा धारा घनत्व का रूप लेती है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर यह भौतिक राशि निर्भर करने की वजह से हम कहते हैं कि धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होने पर अलग अलग होगा, लेकिन धारा एक समान बनी रहती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार में आवेशों के रूप में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और हमने पढ़ा भी है कि किसी भी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का मुख्यतया कार्य करता है। हम जानते हैं कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपने इन इलेक्ट्रॉनों को माना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति को हम अनियमित गति के रूप में भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के फलस्वरूप इनकी गति और इनका वेग दोनों ही लगातार परिवर्तित रहता है। तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि हमारे पास एक सामान्य चालक का टुकड़ा रखा हुआ है। सामान्य चालक का टुकड़ा हमने रख दिया तो उसमें किसी प्रकार से धारा का चालन नहीं होता,
क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह को हम नेट आवेश के रूप में लेते हैं, लेकिन जब कोई चालक टुकड़ा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आपके द्वारा लिया जा रहा है तो उसमें हम कहते हैं कि यहाँ नेट आवेश शून्य होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन से वह भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान रहते हैं। तो जब हम उनका नेट आवेश निकालते हैं तो वह नेट आवेश हमारे पास शून्य बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा का चालन नहीं होता। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस चालक टुकड़े को एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं। मान लीजिए ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा बनती है वह धन से ऋण की ओर होती है। ये तो हमारे पास हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब स्टूडेंट्स जो इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे कि इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यह गतिमान रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये चालक इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गतिमान रहते हैं तो अब नेट आवेश शून्य नहीं होता, ऐसी अवस्था में धारा का चालन होता है। इस टॉपिक का एक शाब्दिक अर्थ यही बनता है स्टूडेंट कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक पदार्थों में धारा का चालन नहीं होता। तो उसका कारण हमारे पास यही बनता है कि ऐसी अवस्था में नेट आवेश शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नेट आवेश शून्य नहीं होता। ऐसी अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान रहते हैं, जिससे परिपथ में धारा का चालन होता है। जब हम इन इलेक्ट्रॉनों को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में इन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम सामान्यतया इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो बल बनता है, लगने वाला बल आप लिख सकते हैं F बराबर QE। यदि सदिश रूप लेते हैं तो आपके पास F और E पर सदिश लगेगा। अब चूंकि यहाँ आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमारे पास बल F सदिश बराबर होगा -E और कैपिटल E सदिश के रूप में। यहाँ आप देखते हैं कि बल नेगेटिव बनता है। वो नेगेटिव होने का कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनों पर बल बनता है उस बल की जो दिशा है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। यह समीकरण इसी बात को सिद्ध करती है स्टूडेंट। ऐसी स्थिति में हम जो आवेश वाहक होते हैं उनकी जो गतिशीलता होती है, जो गतिमान होते हैं, उनके वेग को हम अपवाह वेग के रूप में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास अगला पॉइंट है अपवाह वेग। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक आपके पास इम्पोर्टेंट भी होता है और बड़ी क्लासों में जब आप फिजिक्स से रिलेटेड कोर्स करते हैं तो आपके पास यह एक टॉपिक इम्पोर्टेंट भी रहता है। हम अपवाह वेग के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह वेग क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब चालक तार को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करता है। ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की गति का जो पथ होता है वह अनियमित होता है। इस तरह से किसी भी दिशा में यह स्वतंत्र रूप से जा सकता है और अन्य इलेक्ट्रॉन से ये टक्कर करता है। तो स्टूडेंट्स ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि इसका लगातार इसका वेग, इसकी गति की दिशा निरंतर परिवर्तित रहती है। यह सब घटना आपको मिलती है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। हमारे पास यहाँ
बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति से संबंधित इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती है, जिसमें हमारे पास होता है मुक्त पथ, माध्यम मुक्त पथ, विश्रांति काल, फिर हम ज्ञात करेंगे अपवाह वेग। तो हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्कर करता है तो क्रमागत टक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी को उसका मुक्त पथ कहते हैं। जैसे आपने इस इलेक्ट्रॉन का चुनाव किया, ये इलेक्ट्रॉन सीधा ही गतिमान होता हुआ यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, तो ऐसी अवस्था में इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो सरल रेखीय पथ में जो तय की गई दूरी है वह कहलाता है इसका मुक्त पथ के रूप में। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से, दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया सरल रेखीय पथ या दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहलाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इस बात को देखा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराता है इस इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसी अवस्था में ये जो दूरी आपके द्वारा पड़ी गई है इसको हम कहते हैं मुक्त पथ। हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया भाई, इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर गया। अब ज़रूरी थोड़ा ना है ये यहीं बैठा रहेगा, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, नेक्स्ट से टक्कर करेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लगातार अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ टक्कर करता रहता है। तो हम इस रूप में कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है इसके द्वारा जो मुक्त पथ बनता है, अर्थात इन दूरियों का जो औसत बनेगा वो कहलाता है माध्य मुक्त पथ, जिसके रूप में अपने इसी को परिभाषित कर सकते हैं। तथा इन दूरियों का औसत माध्य मुक्त पथ, हम इसको लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने भाई यहाँ एक राशि पढ़ ली माध्य मुक्त पथ। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन से टक्कर करा, तो ऐसी अवस्था में जो सरल रेखीय दूरी तय की गई है वो तो कहलाएगा मुक्त पथ। लेकिन ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन यदि अन्य इलेक्ट्रॉन से लगातार टक्कर करता रहता है तो इन सभी दूरियों का जो औसत बनेगा वो कहलाता है माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, गतिमान रहता है, तो ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा विभिन्न स्थितियों में विभिन्न दूरियां तय की जाती है। माध्य मुक्त पथ का मान भी एक एवरेज के रूप में आपको प्राप्त होता है, एक औसत मान है। तो हम इस माध्य मुक्त पथ का सामान्यतया एक औसत मान जो बनता है, माध्य मुक्त पथ का मान लगभग हमारे पास होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ये एक एवरेज वैल्यू है स्टूडेंट, लगभग के रूप में अप्रोक्सीबल है हमारे पास ये। चलिए, अब हमने माध्य मुक्त पथ पढ़ लिया। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो इस दौरान कुछ समय भी तो लेगा। तो वो समय क्या होगा, उसको हम किस भौतिक राशि के रूप में पढ़ते हैं? हम उसको पढ़ते हैं विश्रांति काल। तो हम ये कहते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ के रूप में पढ़ते हैं, तथा इस दौरान लिए गए समय का जो औसत होता है वो हमारे पास कहलाता है
विश्रांति काल। तो इसकी परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को विश्रांति काल को स्टूडेंट टो बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है औसत मान, विश्रांति काल कहते हैं। आप यूँ पढ़ सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को विश्रांति काल टो बार कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कर दीजिए स्टूडेंट्स को, थोड़ी लैंग्वेज सही हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसका भी एक औसत मान के रूप में अपने पास मान बनता है, जो कि हमारे पास ये कहा जा सकता है कि भाई ऐसी अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो उसके औसत मान को हम अलग अलग रूप में अलग अलग ले सकते हैं। ये मान आपके पास बहुत अति अल्प होता है, लगभग यह मान आपके पास होता है, लगभग यह मान 10⁻⁴ सेकंड के रूप में हम इसको लेते हैं, +4 के रूप में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारे पास माध्यम मुक्त पथ और विश्रांति काल, दो परिभाषाएं हमने पढ़ी। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है अफवाह वेग। तो अफवाह वेग के रूप में हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को आपने गतिमान किया, किसकी उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो हम ये देखते हैं, मैं नीली लाइन से बना रहा हूँ स्टूडेंट्स ये, कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ कुछ इस तरह का होता है। ये आप इसको देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लाल लाइन के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो घटना बन रही है कुछ अलग हट के बन रही है इसकी। आपके पास ये आप ये देखते हैं कि लाल लाइन की तुलना में ये नीली कुछ लाइन जो है वो ज़्यादा है। ये किसके कारण है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण। तो हम इस अवस्था को कहते हैं कि यहाँ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य एक अल्प विस्थापन के रूप में हमें घटना प्राप्त होती है। लाल लाइन आपके पास है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और नीली लाइन आपको दिख रही है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो दोनों में हमें एक अल्प विस्थापन के रूप में घटना प्राप्त होती है, और इस अल्प विस्थापन के द्वारा ही इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अफवाह वेग उत्पन्न होता है। हम इस अफवाह वेग का मान परिभाषित करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि जब चालक पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, विभवांतर मतलब विद्युत क्षेत्र, विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गतिमान रहते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अपवहन वेग, अपवहन वेग को हम Vd से दर्शाते हैं। D का मतलब होता है ड्रिफ्ट, अपवहन वेग Vd कहते हैं। ये तो हमारे पास हुआ अपवाह वेग के रूप में। अब इसका मान सामान्यतया बहुत कम होता है,
जैसा कि अभी हमने लिखा है, इसका मान अति अल्प, लगभग हम कह सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसा भी मैंने आपको बताया विश्रांति काल के रूप में, कि यदि उदाहरण के तौर पर आपने 1 मीटर का तार ले रखा है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब वो इलेक्ट्रॉन एक भाग से 1 मीटर की दूरी तय करेगा तो उसको 10⁴ सेकंड लगेगा। तो ऐसी अवस्था में उसका जो अफवाह वेग बनेगा वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के रूप में हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, हम इस बात को यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह की दिशा होती है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात यदि मैं एक चित्र आपको बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर, जैसे मेरे पास यह एक चालक तार का टुकड़ा है, यह जब मैंने इसके सिरों के मध्य विभवांतर अर्थात वोल्टता स्रोत मैंने आरोपित कर दिया, यह पॉजिटिव बैटरी है, पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। धारा चालन की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन जो आपने ये बना रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट्स आपके पास, सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, इस तरह से जिगजैग पथ इसको बोला जाता है। इसको जिगजैग पथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अनियमित गति होती है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो हमें देखते हैं कि ऐसी अवस्था में ये पॉजिटिव भाग बना, ये नेगेटिव भाग बना इस चालक का। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यह इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग Vd से गतिमान रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें परिपथ में धारा का चालन बनता है। इन इलेक्ट्रॉनों पे जो बल बनेगा F बराबर होगा -k q E सदिश के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन ही धारा का चालन करने में सक्षम होते हैं, जो अपवाह वेग Vd से बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर या चालक तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिमान होते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चालक में जो धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न सिरे से या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अर्थात धारा और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह परस्पर एक दूसरे के विपरीत होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि किसी भी चालक में जो धारा प्रवाह होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अर्थात धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह बनता है वह इसके विपरीत अर्थात नेगेटिव सिरे से धन सिरे की ओर होता है। अब हम इस अपवाह वेग के लिए एक सूत्र स्थापित करेंगे कि अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है। गणितीय गणना में हम इस अपवाह वेग का किस तरह से उपयोग करेंगे।